नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में शुक्रवार को कोरोना के 118 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद आपको बता दें अब एक्टिव केस जो है 2897 हो गए हैं, जबकि 80 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है प्रदेश में। शुक्रवार को देहरादून में 55, नैनीताल में 34, हरिद्वार में 6, पौड़ी में 4, अल्मोड़ा और टिहरी में 3, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर में 5, जबकि उत्तरकाशी, बागेश्वर और चमोली में एक मामला सामने आया है। उधर बागेश्वर में सेना के 14 जवान कोरोना संक्रमित निकले हैं। सेना के सिग्नल कोर के ये जवान हैं और बागेश्वर के कौसानी में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीते दिनों ये जवान अलग अलग राज्यों से अपने घर लौटे हैं। तो सेना के जवानों पर भी कोरोना का अटैक काफी समय से नजर आ रहा है और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो शुक्रवार को पूरे राज्य में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो गई। देहरादून में 2 मरीजों की मौत हो गई। एक शख्स की मौत दून अस्पताल में हुई है। यहां कालागढ़ निवासी 42 साल के मरीज की मौत हुई है, जबकि दूसरे शख्स की मौत ऋषिकेश एम्स में हुई है। यहां भी 42 साल के शख्स की मौत हुई। बताया जा रहा है कि दोनों ही मरीज अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे। आज से अनलॉक 3 की शुरुआत हो रही है, जिसमें आज से अगर हम बात करें जो नाइट कर्फ्यू था वो खत्म हो रहा है। राज्य में अभी तक नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। अनलॉक की अगर हम बात करें, लगातार कोरोना के ग्राफ बढ़ रहे हैं और त्योहारों की वजह से साप्ताहिक बंदी में इस हफ्ते की छूट दी गई है। राज्य में कोरोना के केसेस 7000 के पार पहुंच चुके हैं। देखिए, जो मैदानी इलाके थे जहां पे मामले ज्यादा थे, फिलहाल वहां पर भी क्योंकि त्योहार है तो 2 दिन का उनको छूट मिली हुई है। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, आंकड़े बढ़ रहे हैं और अनलॉक 3 का हम जिक्र कर रहे हैं, हम आज से एंटर कर रहे हैं, लेकिन गाइडलाइंस नहीं आई है। एक तो कंफ्यूजन की सिचुएशन, दूसरा त्योहार जो है उस हिसाब से मैनेज कैसे किया जाएगा? देखिए जीनत, चुनौतियां बड़ी हैं। उत्तराखंड में 17 जुलाई से जो लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे थे, तो 17 जुलाई से ये डिसाइड हुआ था कि जो वीकेंड है सैटरडे और संडे वो पूरी तरह से लॉकडाउन रखा जाएगा 4 जिलों में, मैदानी जिलों में जहां लगातार कोरोना के केस बड़ी संख्या में सामने आ रहे थे। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। पिछले 2 हफ्ते वीकेंड पर लॉकडाउन रहा, लेकिन इस बार क्योंकि त्योहारी सीजन है, आज बकरीद है और मंडे को फिर रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो व्यापारियों की भी मांग थी, आम लोगों की भी मांग थी कि चूंकि खरीदारी करनी होती है तो इसलिए सरकार पर एक दबाव था और सरकार ने इस दौरान इस वीकेंड पे सैटरडे और संडे को अनलॉक घोषित किया है। आज भी बाजारों में भीड़ रहेगी, कल भी बाजारों में भीड़ रहेगी, रक्षाबंधन के त्यौहार पर भी भीड़ रहेगी। इसको देखते हुए बड़ा चैलेंज सरकार के सामने है, क्योंकि जब से अनलॉक शुरू हुआ, अगर हम 31 मई तक देखें जब पूरी तरह से लॉकडाउन था, तो उत्तराखंड में स्थिति बहुत कुछ कंट्रोल में थी। कुल 802 केस उत्तराखंड में थे, लेकिन 1 जून के बाद जो सुनील, ये बात तो ठीक है, लेकिन सुनील, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आपने थोड़ी सी छूट त्योहारों के लिए दी है, ठीक है, लेकिन आपको कम से कम जो कंटेनमेंट जोन है स्पेशली वहां पर स्टिक रहना होगा और जो भी लापरवाही करता हुआ नजर आता है तो वहां पर आपको स्टेप उठाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने देखा सेना के जवानों के भी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव और उनके भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो लापरवाही तो नहीं की जा सकती है। और प्रदेश जब हम देखते हैं पहाड़ी राज्य, वहां पे भी 7000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। देखिए जीनत, जो कंटेनमेंट जोन है उनमें तो जो प्रतिबंध हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लागू रहेंगे ही। वहाँ पर लोग आ जा नहीं सकेंगे, वहाँ पर दुकानें नहीं खुल सकेंगी। पूरे उत्तराखंड में करीब ऐसे 300 साढ़े 300 के आसपास कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। लेकिन एक बड़ी चिंता की बात यह है कि अनलॉक के दौरान जिस तरह से इंडस्ट्रियल एरिया खोले गए, बाजार खोले गए, वहाँ पर एक कलेक्टिव ढंग से एक यहाँ पर केसेज आ रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि हरिद्वार में हिंदुस्तान लीवर कंपनी में 400 के आसपास पेशेंट आ गए, सेलाकुई में कोरल फार्मा में 39 पेशेंट आ गए, उसी तरह से सुपरमैक्स कंपनी में 22 के आसपास कोरोना पॉजिटिव आ गए और करीब इसी तरह से 22 से 23 जो फैक्ट्रियां हैं उनमें सामूहिक रूप से वहां पर कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। तो ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। उसके सामने एक चैलेंज ये है कि वो किस तरह से अनलॉक जनजीवन को सामान्य करे, जीवन को पटरी पर लाए और किस तरह से वो कोरोना संक्रमण को भी उस पर लगाम लगा सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि देखिए त्योहार है ये अलग बात है, लेकिन आपको थोड़ी संजीदगी समझनी होगी, क्योंकि कोरोना कहीं नहीं गया है, हम और आप लापरवाही कर रहे हैं जो कि नहीं करनी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर पहले कांग्रेस नेताओं पर मुकदमे दर्ज हुए, तो अब कांग्रेस बीजेपी नेताओं पर मुकदमे दर्ज कराने की मांग कर रही है। कांग्रेस ने दूसरी बार बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है, और वो भी रिटर्न में। भगत पिछले कुछ दिनों में अगर हम बात करें, हरिद्वार से लेकर देहरादून तक बिना मास्क पहने आराम से घूमते तमाम काम करते नजर आए हैं। गुरुवार को एक फिल्म के मुहूर्त में वो पहुंच जाते हैं, वहां पे भी बिना मास्क के फोटो सेशन कराते हैं। वहां पे तो पूरी यूनिट जो होती है वो भी ऐसे ही नजर आती है। तो कांग्रेस कह रही है कि भगत के खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है, दर्ज किया जाए। कांग्रेस ने पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर आप ताबड़तोड़ मुकदमे कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देकर। अब आपका वो कानून कहाँ गया? मैं मुखिया से त्रिवेंद्र रावत जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस मामले का संज्ञान लेते हुए कोई न कोई कार्यवाही बंशीधर भगत जी पे करें, ताकि समाज के लिए एक उदाहरण पेश हो सके। लापरवाही और बैठे बिठाए कांग्रेस को मुद्दा मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस पर अपनी सफाई पेश की। कहा, आजकल गले में एक पैकेट लटकाए घूम रहे हैं। भगत का दावा है कि इसको पहनने से 2 महीने तक आपके 1 मीटर के दायरे में एक कीटाणु नहीं फटकेगा। शायद इसी चमत्कारी पैकेट के भरोसे भगत मास्क नहीं पहन रहे हैं। देखिए क्या लॉजिक दिया इन्होंने। ये पहना हुआ था, इसके बारे में ये कहा जा रहा है ये 800 रुपये का है, और इसमें नेट से लेकर मंगाया जा सकता है। ये उसमें ये 800 रुपये की कॉस्ट में ये कहा गया है कि ये ClO2 2 महीने तक आपके 1 मीटर के दायरे में किसी प्रकार के कीटाणु को आने से रोकता है। इसके कारण थोड़ा हमने शूटिंग के समय मास्क उतारा था, और अन्य समय में हमने मास्क पहना हुआ था। इसे बेहद ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट कहा जाएगा, क्योंकि आप जिस पद पे हैं, लोग क्या सभी वो लटका के घूमेंगे? क्या सरकार ने ऐसे आदेश दिए हैं? खैर, उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी रहे बरिंदरजीत सिंह अपने ट्रांसफर आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने याचिका दायर कर डीजीपी अनिल रतूड़ी, डीजी लॉ एंड ऑर्डर और पूर्व आईजी पर प्रताड़ना के साथ साथ उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पूर्व एसएसपी की याचिका पर कार्यवाहक चीफ जस्टिस रवि कुमार मलिमत ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी अनिल रतूड़ी, डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार, कुमाऊं के आईजी रहे जगत राम जोशी को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जो है यानी कि 20 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट इस मामले में 21 अगस्त को सुनवाई करेगा। अपनी तबादला आदेश के खिलाफ बरिंदरजीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। और एक बार फिर से बंशीधर भगत की ही बात करते हैं। उधम सिंह नगर के डीएम एसएसपी के ट्रांसफर पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। बंशीधर भगत ने कहा कि कुछ अधिकारी प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर रहे थे, इसलिए मुख्यमंत्री ने उठाया सख्त कदम है, और इसी वजह से जिले के डीएम और कप्तान को हटा दिया गया। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सिडकुल घोटाले की फाइल लापता होने में भी दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ अधिकारी जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर रहे थे, कुछ दिक्कतें पैदा हो रही थी, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने स्टेप उठाया है। उधम सिंह नगर के एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया है, डीएम का ट्रांसफर कर दिया है। उधर नैनीताल के जोखिया के पास सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू चलाया। दोनों को नैनीताल बीडी पांडे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद हनीद और मोहम्मद आमीन दोनों भीमताल से ईद के लिए बकरा खरीदकर नैनीताल लौट रहे थे। अभी 7:30 बजे के लगभग हमें सूचना मिली थी, ये पाइंस के पास एक वैगनार कार जो है खाई में गिर गई है। इस पर हम लोग मौके पर आए थे, तो 2 व्यक्ति इसमें सवार थे। तो एक व्यक्ति को मामूली चोट है, दूसरा व्यक्ति काफ़ी गंभीर है, जिसे उपचार हेतु बीडी पांडे हॉस्पिटल भेजा गया। सर पे काफ़ी गहरी चोट थी इनकी, तो मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ डेथ इनकी हेड इंजरी से ही हुई है, और हाथ में बायलैटरल दोनों हाथों में फ्रैक्चर्स हैं, और पोस्टमार्टम के लिए हमने बॉडी रखी है। उधर जिम कॉर्बेट पार्क की सीमा से लगे रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में गार्जिया मंदिर के पास एक युवती पर हाथी ने हमला किया, जिसमें युवती जख्मी हो गई है। युवती को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि युवती घास लेने जंगल में गई थी, तभी वहां हाथी आ गया। हाथी ने युवती को पैर की ठोकर मारकर थोड़ी दूर फेंक दिया और युवती जख्मी हो गई।
पिथौरागढ़ की बंगापानी तहसील में हालात किस कदर खराब है, इसका अंदाजा आप इन मुश्किल भरे हालातों को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। बीते दिनों जरा सी बारिश भी यहाँ पे लोगों की परेशानी बढ़ा रही थी। आपको बता दें, कालावती देवी जो है एक वो बह गई बहुत ज़्यादा पानी की वजह से। गांव के लोगों ने जो है उन्हें बचाया, लेकिन काफ़ी चोटें भी इन्हें आई हैं। 4 दिन तक इलाज नहीं मिलने की वजह से कमला नाम की महिला की हालत और ख़राब हो चुकी है। कहीं कोई मदद नहीं मिली तो ग्रामीणों ने डंडे से बीमार कलावती को जो है लिटाकर और जैसे तैसे जुगाड़ करके 12 किलोमीटर दूर बांसबगड़ पहुंचाया। ग्रामीणों ने कई खतरनाक पहाड़ियों को ऐसे ही पार किया। ये स्थिति आप देख सकते हैं। हरिद्वार के निर्मल अखाड़े के संतों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। संतों का कहना है कि गुरुवार को निर्मल अखाड़े की एकड़ जो है गांव की शाखा में सूखे आम के पेड़ की लकड़ियों को रखा जा रहा था, जिसको लेकर 10,000 रुपए मांगे गए और रिश्वत देने पर वन कर्मियों ने आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरों के तार तोड़कर वहां खड़े ट्रैक्टर को लेकर चले गए। अखाड़े में उन्होंने तोड़फोड़ की, गाली गलौज दिया कार्यकर्ताओं को। वहां पर उन्होंने वहां का सीसीटीवी के कैमरे की लीड तोड़ दी। तो ये उद्दंडता है, और सरकारी लोग अगर अखाड़े में जाके उद्दंडता करेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी किसी कीमत पर। पौड़ी जनपद की थलीसियाण पुलिस ने 1 लाख रुपए लागत की शराब पकड़ी। मिली सूचना पर चेकिंग के दौरान बैजरों से बोरीखाल की ओर जा रहे बोलेरो वाहन को जब रोका गया तो उसमें 10 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस ने वाहन सीज कर शराब ले जा रहे युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसमें लगातार काम किया जा रहा है। लगातार बहुत शराब पकड़े हैं। अभी 3-4 केसेस 3-4 दिन में यहाँ पर पौड़ी जनपद में हुआ है। बाहर से भी यहाँ पर शराब का सूचना हमको मिल रहा है। पुलिस उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार इसमें नशा ये शराब है, नशा है, इस पर अंकुश लगाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने लंबे वक्त से गायब चल रहे 20 डॉक्टरों की सेवा खत्म कर दी है। इससे पहले भी सरकार इसी कार्यकाल में आपको बता दें कि 100 से ज्यादा डॉक्टर गायब हो चुके थे और इस मामले में भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि दूर दराज के इलाकों में डॉक्टरों को नियुक्त तो कर दिया गया, लेकिन किसी ने देखा नहीं कि वो वहां पर अपनी सेवा दे भी रहे हैं नहीं। उनकी सरकार ने ऐसे डॉक्टर्स की लिस्ट बनाकर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा है कि अब पोस्ट खाली होने से नए डॉक्टरों की तैनाती की जा सकेगी। उनको बर्खास्त कर दिया गया है। होता इससे नुकसान क्या होता है कि सरकार के रिकॉर्ड में तो डॉक्टर है, लेकिन प्रैक्टिकली वो जहाँ पर उसको होना चाहिए जनता के लिए, वो वहाँ पर उपस्थित होता नहीं है। तो खाली कागजों में वो डॉक्टर वहाँ पर उनकी संख्या रहती है। अब इससे ये फायदा होगा कि हम नए डॉक्टर्स की भर्ती हम कर पाएंगे। इंडो नेपाल बॉर्डर के नो मेंस लैंड नेपाल की तरफ से लगातार विवाद पैदा किया जा रहा है। पहले आपको बता दें कि तार बाड़ करने की कोशिश और अब भारत की जमीन पर अवैध कब्जा कर पेड़ लगाने का मामला सामने आया है। देखिए, चंपावत जिले और उधमसिंह नगर की 100 किलोमीटर से ज़्यादा जो सीमांकन है वो खुली सीमाएं हैं और इन सीमाओं का सीमांकन शारदा नदी करती है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में जो पिलर हैं वो दोनों देशों के बीच का सीमांकन करते हैं, लेकिन 54 पिलरों में से 5 से अधिक जो पिलर लापता हैं वही विवाद के बड़े कारण बनते जा रहे हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर के नो मेंस लैंड पर मिसिंग पिलर 811 पर नेपाल का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा। पहले तारबाड़ पूरी कर अब पौधारोपण कर विवादित जगह पर नेपाल कब्जे की नीयत से काम करने लगा है। चंपावत और उधम सिंह नगर में दोनों देशों का सीमांकन 14 पिलर करते हैं। दोनों देशों का सीमांकन करने वाले 5 से अधिक पिलर लंबे समय से गायब हैं। यही वजह है कि नो मैंस लैंड के 30 गज के दायरे में अवैध तरीके से नेपाल अपना अतिक्रमण बढ़ा रहा है। दो देशों के बॉर्डर का मामला होने के चलते चंपावत प्रशासन अपनी रिपोर्ट राज्य और केंद्र सरकार को भेज रही है। हालांकि इससे पहले भी दोनों देशों के अधिकारियों की बॉर्डर सर्वे को लेकर बैठकों के कई दौर चले हैं। देखिए, पिलर नंबर 811 जो मिसिंग है, वहाँ पर जो अभी तक एनक्रोचमेंट नेपाली नागरिकों के द्वारा किया गया है, उस संदर्भ में हम लोगों ने नेपाल कंचनपुर ज़िले के अधिकारियों से उनके समक्ष अपना प्रोटेस्ट हमने रखा है और जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उस पर हम लोग रेगुलर कम्युनिकेट करते हैं, हमारा वार्तालाप होता है।
इंडो नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड पर नेपाल के बढ़ते कब्जे अतिक्रमण के मामले देश के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे। कम से कम नो मैंस लैंड में सीमांकन करने वाले मिसिंग पिलर और ब्रह्मदेव के पास नेपाल का ताज़ा विवाद तो यही संकेत दे रहा। मौजूदा समय में नेपाल के द्वारा उन विवादित जगहों पर कब्जा करने की नीति पर काम कर रहा है, जो भारत के लिहाज से और सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, इंडो नेपाल बॉर्डर। उधर पिथौरागढ़ में धारचूला के एसडीएम अनिल शुक्ला ने नेपाल से अवैध घुसपैठ की आशंका जताई है। इस बारे में उन्होंने नेपाल के धारचूला जिले के जिला प्रमुख को भी पत्र लिखा। पत्र में साफ कहा गया है कि मीडिया में सुर्खियां बटोरने की नीयत से कुछ नेपाली संगठन कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख में घुसपैठ कर सकते हैं, लेकिन नेपाल ने इसका जो जवाब दिया वो काफी हैरानी भरा है। धारचूला के सहायक जिला प्रमुख की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार ये तीनों इलाके नेपाल के हैं और नेपाल के लोग इन इलाकों में सामान्य रूप से जा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी को अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। खूबसूरत फूलों से सजी इस घाटी के दीदार करने के लिए सैलानियों को घाटी में प्रवेश करने से 72 घंटे पहले अपना कोविड-19 टेस्ट जो है उसकी रिपोर्ट नेगेटिव साइट पर अपलोड करनी होगी। साथ ही मूल प्रति दिखाने के बाद ही पर्यटकों को एंट्री मिलेगी। इसके साथ ही सैलानियों को घाटी देखने के लिए 150 रुपये देने होंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 1 जून से हर वर्ष सैलानियों के लिए जहां इस खूबसूरत घाटी को खोला जाता था, मगर इस साल कोरोना की वजह से फिलहाल इजाजत नहीं। इजाजत नहीं थी, लेकिन अब जो है एक रिपोर्ट अगर आप नेगेटिव सबमिट कर देते हैं तो आप जा सकते हैं। जो भी पर्यटक आए, कोरोना के बाद फूलों की घाटी हम लोगों ने खोल दी है और आज इसी बारे में हम लोग गाँव वालों से भी वार्ता हुई थी। जो भी पर्यटक आएंगे वो अपना कोविड का सर्टिफिकेट लेके आएंगे, उन्हीं को हम लोग पार्क में अनुमति जाने की देंगे। फूलों की घाटी का जो अभी पीक सीजन चल रहा है और इसमें भी गाँव वालों के साथ बातें हुई हैं और फॉरेस्ट के साथ भी बात हुई है, तो इसमें ये किया जा रहा है कि इसको खोला जाए और जो लोग जाना चाहते हैं वो जाएं, परंतु प्रॉपर पास जारी। उत्तराखंड से डीएलएड कर चुके कुछ स्टूडेंट्स शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को राखी भेजने पहुंचे। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में राखी के साथ अपनी मांगों वाला ज्ञापन लेकर भी पहुंचे। डीएलएड ट्रेंड टीचर्स ने सरकारी नौकरी देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री ने उनसे नौकरी का वादा किया था और राखी पर जो है वो भाई समान शिक्षा मंत्री को उनका वादा याद दिला रहे हैं। तो 2 साल पहले जो मंत्री जी ने हमसे वादा किया था कि विभाग आपको प्रशिक्षण करा रहा है तो हम उनको नियुक्ति देंगे, तो रक्षाबंधन के अवसर पर ये राखी उन्हें भेजकर हम उन्हें उनके उस वादे की याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने हमसे कहा था कि आप हमारी जिम्मेदारी हैं, आपको हम नियुक्ति ज़रूर प्रदान करेंगे। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए अब एक नई पहल शुरू की है, जिसमें राज्य सरकार ने नए 13 ऐसी जगह चिन्हित की है जहां पर साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए राज्य सरकार ने ग्रोथ सेंटर बनाने का नया प्लान बनाया है, जिसमें प्रदेश में ट्रैकिंग करने आए लोगों को एक जगह से न सिर्फ ट्रैकिंग का सारा सामान मिल सकेगा, बल्कि रहने के लिए जगह भी उपलब्ध हो सकेंगी। माउंटेन एंड ट्रैकिंग का जो व्यवसाय है करने वाले वो ये मानते हैं कि ये भविष्य की योजनाओं के लिए एक बेहतर स्टेप है। ट्रैक्शन सेंटर्स का इसका मतलब ये है कि किसी भी जगह पर अगर एक ग्रुप बनाया जाएगा कि वहाँ पर कतिपय जो है ट्रैक्स वहाँ से चलते हो, उसमें से एक सेंट्रलाइज जगह है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको चिन्हित करने के उपरांत वहाँ पर कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के खड़ा किया जाएगा। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करने आ रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड में भी बीजेपी कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं। कालाडूंगी विधानसभा से बीजेपी के नेता और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री गजराज बिष्ट 2 कदम आगे बढ़कर अपनी तरफ से लोगों को दिए बांट रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पार्टी के बूथ अध्यक्षों की जिम्मेदारी भी सौंपी है। गजराज के मुताबिक राम मंदिर जो है वो बहुप्रतीक्षित शिलान्यास हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। उन्होंने पूरी कालाडूंगी विधानसभा में इस दिन दीपावली मनाने की योजना बनाई है। 1,01,000 दिए बांटने का दिए देने का मन बनाया और कोटाबाग से इस कार्यक्रम को हमने प्रारंभ किया और पूरे विधानसभा में हम दीपावली के रूप में 4 और 5 अगस्त को मनाने जा रहे हैं।
राज्य में 303 की जगह अब एसएलआर लेगी तो सिटी पुलिस के पास पिस्टल और रिवॉल्वर दिखाई देंगी। उत्तराखंड पुलिस के लिए भारतीय सेना से एसएलआर की एक बड़ी खेप आने जा रही है, जो राज्य के ग्रामीण और पीएससी पुलिस के पास देखने को मिलेगी। सिटी पुलिस में भी बड़े हथियारों को हटाकर पिस्टल, रिवॉल्वर जैसे छोटे हथियार आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों पर बड़े हथियार की जगह शॉर्ट वेपन कारगर होते हैं और इसी को देखते हुए सिटी पुलिसिंग में फोर्स को छोटे हथियार दिए जाएंगे। शॉर्ट वेपन्स लाए जाएंगे सिटी पेट्रोलिंग में और सिटी के जो पिकेट्स हैं, और जो राइफल है वो खाली देहात के लिए रख दिया जाएगा, तो इसको स्लोली फेजेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या आपके घर में या आपने कभी कचरे से पैसा कमाया है? शायद आप ना ही कहेंगे, लेकिन नैनीताल नगर पालिका ने ऐसा किया है। उनके पास एक प्लान है, देखिए। नैनीताल नगर पालिका ने कचरे से आय अर्जित करने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। सफाई कर्मचारी लोगों के घरों पर जाते हैं, जहां सूखे और गीले कचरे को अलग करते हैं और साथ ही लोगों को कूड़ा अलग अलग करने की जानकारी भी दे रहे हैं। तो क्या होता है ना, अभी जाके एक ही जगह वो जम रहा है। एक तो हमको खुद ही जनता को ही फायदा है, दूसरा जो है जिस तरह से गंदगी फैली रहती है वो गंदगी अपने आप में नहीं होगी, जो जानवरों के लिए भी लाभदायक है, हमारे लिए तो है ही है, हितकारी सभी के लिए है, कहना चाहिए एक तरह से। कूड़ा घर घर से उठे, इसके लिए सफाई कर्मचारियों को स्मार्टफोन दिया गया, जो घरों से कूड़ा उठाने के बाद दरवाजों पर लगे कार्ड को स्कैन करते हैं, जिससे कर्मचारियों और कूड़ा अलग अलग होने की भी सूचना मिल जाती है। फैशन के लिए नहीं करें, इसका कारण है सर, गीला हम अलग करेंगे तो उसका खाद बनेगा सर, अगर सूखा अलग करेंगे तो वो रिसाइकल होगा सर, और जो रिसाइकल होगा तो क्या होगा, वो नगर पालिका को रेवेन्यू जनरेट होगा। हालांकि एक प्लान के तहत काम कर रही पालिका इसके तहत गीले कचरे से खाद बनाई जाती है तो सूखे कूड़े को रिसाइकल किया जा रहा है, जिससे पालिका की आय बढ़ने के साथ ही शहर को भी साफ रखा जा रहा है। हम शीघ्र नए नगर में एक प्लांट लगाना रहे हैं सेग्रीगेशन का, जिसमें हम वही छटनी करेंगे, वहीं पर खाद बनाएंगे और खाद को जो खाद वहाँ से बनेगी उस खाद को हम सेल आउट करेंगे। बहरहाल अगर मुहिम परवान चढ़ गई तो इससे न सिर्फ शहर साफ होगा, बल्कि आपके घरों के कचरे से पालिका की आय भी बढ़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिश की रिपोर्ट। तो यकीनन आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।